Hello everyone, welcome back to the channel. In this lecture, we will learn about the regional surgery. ये रीजनल सर्जरी पार्ट 1 है. इसमें हम स्टार्ट करते हैं अफेक्शंस ऑफ लिप. लिप्स के अफेक्शंस की बात करते हैं, उसको हम यहाँ पे शुरू करते हैं. ओके. ये अफेक्शन हो कैसे सकता है लिप्स में? ये किसी भी डैमेज के कारण, और ये डैमेज हो सकता है किसी भी फॉरेन बॉडी के कारण. ये फॉरेन बॉडी वुडन पीस हो सकता है या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स हो सकता है. तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि रिमूव द फॉरेन बॉडी विद फॉरसेप. फॉरसेप से रिमूव कर दिया जाएगा. सबसे फर्स्ट की बात करते हैं, वो है लेसरेशन. लेसरेशन या लेसरेटेड वुंड होता क्या है, ये हमने लेक्चर 1 में पढ़ा है. तो लेसरेशन क्यों होगा, लिप्स में लेसरेटेड वुंड क्यों हो सकता है? तो ये हो सकता है ड्यू टू फाइट, जब एनिमल फाइट कर ले, या एक बहुत फेमस है वो है ब्रोकन ग्लास इंजरी. तो ब्रोकन ग्लास इंजरी के कारण भी ऐसा देखने को मिलता है. अनदर वन इज हेयर लिप. हेयर लिप का ही दूसरा नाम है चीलियोसाइसिस. इसमें क्या होता है, इन दिस डिजीज, इन दिस अफेक्शन, congenital cleft is present in upper lip. जो अपर लिप होता है ऐसा होना चाहिए, बट इसमें कॉन्जेनाइटल क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है, यहाँ पे बीच में गैप प्रेजेंट होता है. इसके कारण क्या होता है, ये जो अपर लिप है which opens या runs into nostrils. मतलब ये क्लेफ्ट लिप से लेके नॉस्ट्रिल तक रन करता है. इसके इसके कारण जो क्लिनिकल साइन है, ये क्या होता है कि जो मिल्क का ड्रेनेज होता है फ्रॉम एक्सटर्नल नेयर्स ड्यूरिंग सकलिंग. ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उससे आप जल्दी जल्दी लिख लें, बिकॉज ज़्यादा राइटिंग के चक्कर में ना वीडियो थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, थोड़ा और स्लो हो जा रहा है. इसलिए थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी कवर हो जाए सारा. तो आप अपने राइटिंग में इसको नोट कर लें. वैसे पीडीएफ मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ उसको क्लिक करने से पीडीएफ मिल जाएगा, पर इस पीडीएफ में राइटिंग थोड़ी ख़राब है. ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है कि ये जो हेयर लिप होता है इसमें गैप बन जाता है. ठीक है, इसके कारण से जो यंग वंस होता है, जो काफ होता है, जो एनिमल होता है, जैसे वो दूध पीने जाता है, सकलिंग करने जाता है, तो ये नाक से दूध बाहर आने लगता है. ये इसका क्लिनिकल साइन है हेयर लिप या चिलियोसाइसिस का. नेक्स्ट वन इज चिलाइटिस. चिलाइटिस कुछ नहीं है, ये इट इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ लिप्स, है ना, ये पता ही होगा ऑलरेडी. और ये क्वेश्चन आता है इन्फ्लामेशन में चिलाइटिस क्या होता है. तो ये कॉमन होता है स्पेनियल्स. स्पेनियल्स ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई भी डॉग है ना जिसके पास पेंडुलस लिप्स होंगे, जिसके लिप्स बहुत लटके हुए रहते हैं, ऐसा वाला होगा तो उसको हो ही जाएगा. तो स्पेनियल के होते हैं इसलिए उसमें भी कॉमन है, पर किसी और में भी हो जाएगा. इन सब का एक ही ट्रीटमेंट है, इन सब को ट्रीट जो ठीक किया जाता है उसको बोलते हैं चीलियोप्लास्टी. ठीक है, तो ये चीलियोप्लास्टी क्या होता है, इट इज़ रीशेपिंग ऑफ
लिप्स, ठीक है। जो लिप का फोल्ड है, लिप फोल्ड इज रिसेक्टेड, हटा दिया जाएगा, करेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अफेक्शन ऑफ टंग। फर्स्ट इज स्मूथ टंग। नाम से पता चल रहा होगा कि टंग पर एब्सेंस हो जाएगा, सो देयर इज एब्सेंस ऑफ हॉर्नी पैपिले on the dorsal surface of tongue. It is common in HF and brown Swiss. HF और brown Swiss में कॉमन होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एंकाइलोग्लोसिया। इट इज इनकम्प्लीट या एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ टंग, ठीक है। अनदर इज टंग ट्रॉमा या लेसरेशन भी बोलते हैं इसको। टंग ट्रॉमा या लेसरेशन क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम कराएंगे माउथ की वॉशिंग विद केमेनोफोर एंड लोकल एप्लीकेशन ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है। और एडवाइस कर देंगे, एडवाइस फीडिंग ऑफ सॉफ्ट फीड या लिक्विड फीड, ठीक। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ये टंग ट्रॉमा अगर फॉर एग्जांपल ये बहुत मेजर हो जाए, इफ़ ट्रॉमा इज़ मेजर, बहुत बड़ा ट्रॉमा हो जाए, तब क्या होगा, तब ये सिंपल माउथ वॉशिंग और इनसे काम नहीं चलेगा, तब जो ट्रीटमेंट होगी उसको बोलते हैं ग्लोसेक्टोमी। ग्लोसेक्टोमी इज रिमूवल ऑफ टंग। अब ये ग्लोसेक्टोमी अलग अलग टाइप का होता है, ये पार्शियल हो सकता है, सब टोटल हो सकता है, नियर टोटल हो सकता है या टोटल हो सकता है। इन सबको समझ लेते हैं, पार्शियल कब होगा या पार्शियल कब कहलाएगा। पार्शियल तब कहेंगे जब रिमूवल ऑफ फ्री टंग किया जाएगा, जो टंग का फ्री पोर्शन है उसको हटा देंगे तो पार्शियल है। सब टोटल में याद रखना है कि ये तो रहेगा ही, जो फ्री टंग है वो तो रहेगा ही, प्लस इसके साथ साथ पार्ट ऑफ जेन्यूग्लोसस मसल प्लस जेन्यू हाइओडियस मसल, इन दो मसल को अगर और हटा दिया जाए टंग के साथ साथ तो ये सब टोटल में आ जाता है। नियर टोटल, नियर टोटल ग्लोसेक्टोमी क्या होगा, ग्लोसेक्टोमी कि जब मोर देन 75% पोर्शन ऑफ टंग इज रिमूव्ड, इसको बोल देंगे नियर टोटल। एंड लास्ट वन इज टोटल। टोटल ग्लोसेक्टोमी समझ में आ रहा होगा कि व्हेन 100% ऑफ टंग इज रिमूव्ड, ठीक है। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि इन टंग सर्जरी 3-0 या 4-0 सूचर मटेरियल इज यूज्ड, ये याद रखना। कमिंग टू द अनदर अफेक्शन दैट इज माइक्रोग्लोसिया। नाम से समझ में आ रहा होगा कि माइक्रोग्लोसिया स्मॉल टंग या इसी को बोलते हैं बर्ड टंग, क्योंकि बर्ड की टंग भी स्मॉल होती है।
अनदर वन इज मैक्रोग्लोसिया, नाम से समझ में आ रहा होगा कि लार्ज टंग, ठीक है। अनदर वन इज टंग ट्यूमर, ये टंग ट्यूमर होता है, दे आर जनरली स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। ये किसी भी तरह से हो सकता है ये फाइब्रोमेटा हो सकता है ये लाइपोमेटा हो, या हो सकता है ये एंजियोमाटा हो। ट्रीटमेंट वही होता है हर ट्यूमर का, दैट इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर, ठीक है। अब जो नया है अफेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज रेनुला। रेनुला का दूसरा नाम है सियालोसिल या म्यूकोसिल, या इसी का नाम है हनी सिस्ट। कोई भी नाम जरूर पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आना ही है ना। इट इज कलेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द मैंडिबुलर salivary gland and it occurs beneath the tongue। टंग के नीचे जो मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड से आ रहा है ना सलाइवा, वो सब वहीं पे कलेक्ट हो जाता है, टंग के नीचे एक बढ़िया सा सिस्ट बन जाता है, और वो सलाइवरी सिस्ट होता है, उसको रेनुला बोलते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा कि आप एप्लीकेशन कर दो लोकल एनेस्थेटिक का विद सीजर। सीजर से क्या करो, डायलेट कर दो ओपनिंग को, ठीक है। और ओपनिंग डायलेट करने के बाद उसमें इंसर्ट कर दो स्वैब ऑफ पोविडिन पोविडोन आयोडीन, बस। अनदर इज सियालोलिथ, वो सियालोसील था, ये सियालोलिथ है ना, रेनुला को ही सियालोसील बोला गया। सियालोलिथ नाम से समझ में आ रहा होगा, लिथ बोले तो कैलकुलाई की बात होगी, तो ये कैलकुलाई है ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, या कैलकुलाई ऑफ की जगह इन कर लीजिए, कैलकुलाई इन सलाइवरी ग्लैंड। ये जनरली हॉर्सेज में होता है, और हॉर्सेज में कौन सा वाला होता है, तो पैरोटिड वाला होता है। तो पैरोटिड ग्लैंड सियालोलिथ आर मोर कॉमन, ठीक है। अनदर वन इज ग्लोसोप्लेजिया, नाम से समझ में आ रहा होगा, प्लेजिया मीन्स पैरालिसिस ऑफ, और यहाँ पे है टंग, ठीक है। तो ये क्यों होता है, इट इज ड्यू टू द हाइपोग्लोसल nerve injury most commonly seen in horses। देखिए ऐसे दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन है, पर इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करने से बचें, बहुत कम समय है हमारे पास, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करने से सारा काम बिगड़ सकता है ना। पता चले याद ही नहीं रहा, फिर अपन फालतू पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आया नहीं। मैं पहले ही बता दिया हूँ, इतने देर में अगर कोई क्वेश्चन आना होगा तो वो हेयर लिप पे आएगा या रेनुला पे आएगा, बाकी को देख लेना है बस एक बार, और इनको याद कर लेना है। अनदर वन इज अफेक्शन ऑफ पैलेट। जो भी इंपॉर्टेंट है मैं उसमें स्टार मार्क कर दूंगा, उसको जो जरूर ही याद रख लेना है। वो है लैम्पस। अच्छा यहाँ पे एक बात और रह गई, वो है ग्लोसाइटिस, तो ये तो समझ में आता ऑलरेडी, इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं कि इन्फ्लामेशन ऑफ टंग इज ग्लोसाइटिस, ठीक है। लंपस, लंपस है, इट इज इन्फ्लामेटरी
थिकनिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ हार्ड पैलेट। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि लंपस क्या है, मैच करो, और लिखा रहे कि इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ड पैलेट, तो वो सही जवाब है। ये अलग सा है, कोई आइटिस वाला नहीं है। और हार्ड पैलेट के इन्फ्लामेशन को बोलते हैं, और वो इन्फ्लामेटरी थिकनिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन बोल दे, ये बोल दे, पर हार्ड पैलेट से याद रखना है कि उसके इन्फ्लामेशन को लंपस बोलते हैं। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। अनदर इज क्लेफ्ट पैलेट। समझ में आ रहा होगा ऑलरेडी। क्लेफ्ट अभी हमने एक पढ़ले भी पढ़ा है, हेयर लिप वाले में क्लेफ्ट था। ये है एबनॉर्मल कम्युनिकेशन abnormal communication between oral and nasal cavities। ठीक है। इसी को ऐसा भी बोल देते हैं कि ये कॉन्जेनाइटल प्रोनेजल फिस्टुला है। ठीक है। अब देखिए, इसमें ये किसी को भी इन्वॉल्व कर सकता है, तो इट में इन्वॉल्व्स सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, प्री मैक्सिला एंड लिप्स। किसी को भी ये कर सकता है, और जनरली इन सबको करके रखता है। ठीक है, सबको अफेक्ट करके रखता है। अब देखिए, इसके बेसिस पे ही किसको अफेक्ट करेगा, इसके बेसिस पे ही इसको नाम दिया गया है। अगर ये हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट इन दोनों को अफेक्ट करे, तो इनको बोला जाएगा सेकेंडरी। तो ये सेकेंडरी क्लेफ्ट होगा, या इसको क्लेफ्ट पैलेट भी बोल दिया जाएगा। ठीक है, या इसको सेकेंडरी पैलेट भी बोल दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर ये प्री मैक्सिला और लिप्स को के बीच में क्लेफ्ट रहे, तो इसको प्राइमरी पैलेट बोला जाएगा, या क्लेफ्ट लिप भी बोल दिया जाएगा। और यही क्लेफ्ट लिप को हेयर लिप भी बोलते हैं। तो ये सेम चीज हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्लेफ्ट पैलेट जो है, वो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली सीन इन सियामीज ब्रीड। अब ये पता ही होगा कि सियामीज ब्रीड कैट की ब्रीड है ना। ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? ट्रीटमेंट में याद रखना है कि दो टेक्निक होता है, दोनों को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये है स्लाइडिंग बाइपेडिक्सल फ्लैप टेक्निक। अनदर वन इज ओवरलैपिंग फ्लैप टेक्निक। ठीक है। इन दोनों को याद रखना। क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप से आएगा कि ये हेयर लिप है या क्लेफ्ट पैलेट है, उसका ट्रीटमेंट ये है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकेंड स्टेटमेंट सही है कि नहीं, थर्ड है, इस टाइप का। दोनों में से एक सही है, गलत है। ठीक है। इतना काफ़ी होगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अनदर इज अफेक्शंस ऑफ टीथ। अब देखिए, टीथ अलग अलग टाइप का होता है। इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये जो इंसाइजर्स है, इसको बोलते हैं निबलिंग। निबलिंग टीथ है। और मजे की बात ये है कि ये सिंगल रूटेड होता है, ये याद रखना। जब आप डायग्राम देखेंगे ना, तो ऐसा कुछ दांत होता है, किसी का रूट एक होता है, और किसी में ऐसे ऐसे करके डबल रूट होता है, और फिर ये उसका क्राउन होता है ना। तो ये सिंगल रूट और डबल रूट वाला कहानी है ये। तो ये सिंगल रूटेड होते हैं कौन? इंसाइजर्स। सी कैनाइंस को बोलते हैं फैंग टीथ।
प्रीमोलर बाइटिंग या चूइंग और मोलर ग्रिपिंग। ठीक है, अफेक्शंस की बात कर ले। एक है प्लेग। होता क्या है ये? इट इज़ अ व्हाइट फॉर्मली स्टफ। इट इज बेसिकली अ प्रीकर्सर ऑफ कैलकुलाई। इस कैलकुलाई का ही दूसरा नाम टार्टर होता है, जो कि हम नेक्स्ट कवर कर लेते हैं कि व्हाट इज कैलकुलाई या टार्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलाई या टार्टर। व्हेन प्लेग हार्डन्स, जब प्लेग हार्ड हो जाएगा तब ये जाके बन जाता है कैलकुलाई। अब ये कैलकुलाई जो होता है ये येलोइश हो सकता है, वो व्हाइट था है ना, ये येलोइश या ग्रीनिश भी होता है। ठीक है, तो इसका क्लिनिकल साइन अब आने लगेगा, जो कि प्लेग तक नहीं आ रहा था। और ये क्लिनिकल साइन इंपॉर्टेंट है, हेलिटोसिस। पता होगा कि हेलिटोसिस बैड ब्रेथ को बोलते हैं, स्मेल आने लग जाए जब मुंह से, दैट इज हेलिटोसिस। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसकी बात करें तो ये ऑर्गेनिक मैटर होगा, इसके अलावा बैक्टीरिया होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा और कैल्शियम फॉस्फेट होगा, ये सब होते हैं इसमें। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करें कि ट्रीटमेंट क्या है भाई डेंटल टार्टर का, तो वो है डेंटल स्केलिंग। ठीक है, अभी मार्केट में एक नया टूथपेस्ट भी आया है, तो लिख सकते हैं कि फॉर प्रिवेंशन ऑफ डेंटल टार्टर, जो टूथपेस्ट है जो डॉग्स के लिए है, उसका नाम है ट्रिक्सी। तो ये टूथपेस्ट आप रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई इस टूथपेस्ट से करा लो, तो ये टार्टर नहीं होगा। देखा होगा आपने डॉग्स के पूरे टीथ पे येलो येलो हो जाता है टार्टर, है ना। ठीक, अनदर अफेक्शन इज, अब देखिए ये टीथ में अब आगे बढ़ते हैं और पेरिडोंटल डिजीज की बात करते हैं। पहला है पेरिडोंटाइटिस। इसी को पायरिया भी बोलते हैं। तो ये पेरिडोंटाइटिस क्या होता है कि अगर मान लीजिए जिंजीवाइटिस हुआ और उसको नहीं ट्रीट किया, तो ऐसा याद कीजिए कि इफ जिंजीवाइटिस इज नॉट ट्रीटेड, देन इन 14 days 2 weeks पेरिडोंटाइटिस अकस। ठीक है, अब ये बहुत तरीके का होता है, तो इसको ऐसा बोलते हैं कि इट इज़ कलेक्शन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, है ना। जो भी, मतलब सिर्फ ये छोटा मोटा डिजीज नहीं है पायरिया या पेरिडोनाइटिस, मतलब ये कलेक्शन है इन्फेक्शियस डिजीजेस का, अफेक्टिंग द टिश्यूज दैट सपोर्ट टीथ। जो भी टीथ को सपोर्ट कर रहा है उनमें अगर कोई डिजीज हो जा रहा है तो पेरिडोंटाइटिस में आ जाएगा। अब ये बहुत सारे ग्रेड का होता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हो सकता है ग्रेड 1 का हो, 2 का हो, 3 हो या 4 हो। 1 की बात करें तो
इन माइल्ड जिंजीवाइटिस। जिंजीवाइटिस क्या होता है? गम्स, है ना, गम्स का इन्फ्लामेशन। ठीक है। सेकेंड की बात करें तो मॉडरेट जिंजीवाइटिस, अगर उससे भी ज़्यादा इंक्रीज्ड इन्फ्लामेशन हो जाए तो ग्रेड थर्ड हो जाएगा। और फोर्थ हो जाएगा, माइल्ड भी होगा, मॉडरेट भी होगा, इंक्रीज्ड इन्फ्लामेशन भी होगा, प्लस बोन प्लस लिगामेंट प्लस ऑल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ टीथ आर इन्वॉल्व। सब कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा, ग्रेड 4 कहलाएगा। ठीक है। अब इन सब का होने के बाद जो अगला अफेक्शन आता है वो है डेंटल कैरीज। ये खतरनाक है, ये बाद में होगा सबसे। इसमें होगा क्या? इट इज डीजेनरेशन ऑफ इनामिल एंड डेंटाइन। इसके कारण क्या होगा? जो टीथ के अंदर पल्प होता है, तो पल्प गेट्स एक्सपोज्ड, दस हॉट या कोल्ड जो सेंसेशन होती है वो प्रेजेंट होगा, तो उसको डेंटल कैरीज बोलते हैं। एनामेल ही टूट जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा, डेंटाइन रहेगा नहीं, पल्प पे डायरेक्ट हॉट एंड कोल्ड होगा तो सेंसेशन आएगा। नेक्स्ट इज एल्वियोलर पेरियोस्टाइटिस। सो इट मे बी क्रॉनिक, जो कि कैटल या हॉर्स में जनरली मिलता है। इट मे बी सपुरेटिव, या उसी को पुरुलेंट भी बोलते हैं, जो कि कार्निवोर्स में होता है। तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसमें टूथ एक्सट्रैक्शन ही करवाना पड़ेगा। ठीक है। अनदर इज शार्प टूथ। तो इसमें ट्रीटमेंट होती है, रेस्पिंग कराना होता है। तो ट्रीटमेंट इज रेस्पिंग ऑफ टीथ। अलग से रेस्पर्स आते हैं, उससे टूथ की रेस्पिंग कर दी जाती है। तो ये जनरली जो शार्प टूथ होता है ना, ये कॉमन है मोलर्स में। जो मोलर टीथ होती है उसी में बहुत कॉमन है। अनदर अफेक्शन इज शीयर माउथ। शीयर माउथ तब कहलाएगा जब ओवरलैपिंग मोलर्स प्रेजेंट हो। तो इस शीयर माउथ में होगा क्या कि इन दिस आउटर बॉर्डर ऑफ अपर चिक and inner border of lower cheek tooth become prominent। जो बाहरी बॉर्डर है ना अपर चीक टूथ का, और इनर बॉर्डर हो लोअर चीक टूथ का, ये दोनों जब प्रोमिनेंट हो जाए इस टाइप को बोलते हैं शीयर माउथ। इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, इसको याद करने की जरूरत नहीं। अनदर इज वेव फॉर्म माउथ। तो वेव फॉर्म माउथ क्या होता है? द प्लेन ऑफ टेबल टूथ आर इरेगुलर। मतलब क्या होगा कि ये टूथ है, ऐसा ये रहेगा और ऐसा ये रहेगा। ठीक है। अनदर इज स्टेप फॉर्म्ड माउथ। ये होता है क्या? ड्यू टू ओवरग्रोन या ओवर ग्रोथ ऑफ मोलर टीथ।
तो इसमें क्या होगा कि इधर तो रहेगा टूथ, लेकिन इसके अपोजिट वाला मोलर ही गायब रहेगा, है ना। तो इसमें याद कर लीजिए कि अपोजिट मोलर टीथ इज एब्सेंट। ठीक है, सबका एक ही ट्रीटमेंट है, मतलब कॉमन ट्रीटमेंट लिख लेते हैं यहाँ पे कि ट्रीटमेंट किसका, शीयर माउथ हो जाए, वेव फॉर्म हो जाए, या टेप फॉर्म्ड हो जाए, है ना, सबका एक ही ट्रीटमेंट है, रेस्पिंग, रेस्पिंग ऑफ टीथ। ठीक है, अनदर इज स्मूथ माउथ। स्मूथ माउथ क्या हो जाएगा, ड्यू टू एक्सेसिव वियर ऑफ, तो ज़्यादा ही घिस दिया है। अनदर इज एनामल पर्ल, ये क्या है कि एक्स्ट्रा मास ऑफ enamel on tooth surface. Another is polydontia. Polydontia क्या होता है, इट इज सुप्रा न्यूमरी टूथ। सुप्रा न्यूमरी स्पेलिंग देख लेना, है ना, NEME ऐसा, सुप्रा न्यूमरी टूथ टीथ, है ना। ये जनरली पग्स में होता है या पोमेरियन में होता है। ठीक है, तो ये पॉलीडोंशिया सुप्रा न्यूमरी टूथ हो जाएगा। अनदर इज राई माउथ। राई माउथ या राई बाइट भी बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, वन साइड ऑफ जॉ ग्रोज मोर देन अदर साइड, एक साइड का जॉ बड़ा हो जाएगा, एक साइड का छोटा हो जाएगा, इस टाइप के को बोलते हैं राई माउथ। अनदर इज पैरट माउथ, या इसी को बोलते हैं ओवर बाइट, या इसी को बोलते हैं ब्रैकिग्नेथिज्म। इसमें क्या होता है, पैरट में जैसे पैरट की बीक होती है ना, ऐसे ऐसा होगा, ऐसा कुछ पैरट का बीक होता है ना, तो अपर जॉ है वो लॉन्गर होगा देन लोअर जॉ। ठीक है, इस चक्कर में क्या होगा, लोअर जो इंसाइजर होगा वो इंजरी कर कॉज करेगा। ठीक है, ये तोता में नहीं होता, तोता जैसा है ये याद रखना है, ऐसा नहीं कि पैरट में होता है, ये पैरट के जैसा हो जाता है। ठीक है, तो इंसाइजर नीचे से टच करेगा ऊपर की तरफ और पैलेट पे टच करेगा या गम्स पे टच करेगा, उससे इंजरी होगी। अनदर इज, वो ब्रैकिग्नेथिज्म था, अनदर इज हाइपोग्नेथिज्म। वो ओवर बाइट था, दिस इज अंडर बाइट। वो पैरट था, यह था पिग और सो माउथ। ठीक है, तो पिग और सो में यही होता है कि जो लोअर जो होता है लॉन्गर होता है देन अपर, है ना। ठीक है, अनदर अफेक्शन इज शेकी टूथ। It is due to the accumulation of tartar. Another is dental fistula.
डेंटल फिस्टुला क्या होता है? इट इज कम्युनिकेशन रूट ऑफ टूथ विद आउटसाइड। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला। दिस इज एप्यूलिस। एप्यूलिस क्या होता है? इट इज बेसल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, और एप्यूलिस को होता क्या है कि इट इज ट्यूमर ऑफ इंटरडेंटल स्पेसिस। इंटरडेंटल स्पेसिस का अगर ट्यूमर है तो इसको एप्यूलिस बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज ओडोंटोमा। ओडोंटोमा क्या होता है? ट्यूमर ऑफ टूथ टिश्यू originating from odontoblast। Next is amoeboblastoma, या इसी को बोलते हैं एडमेंटियोमा। एडमेंशियोमा है ना, मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन ओडोंटोजेनिक ट्यूमर। ठीक है, और ये ट्यूमर होता किससे है? तो ओरिजिनेट फ्रॉम या अराइजेस फ्रॉम अमीलोब्लास्ट। नेक्स्ट हेडिंग लिख दीजिए डेंटल एक्सट्रैक्शन। डेंटल एक्सट्रैक्शन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मोलर एंड फोर्थ प्री मोलर, मतलब डेंटल एक्सट्रैक्शन किसी भी दांत को आप खींच सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आएगा मोलर में और चौथा प्री मोलर टीथ में। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि दिस प्रेजेंट सम प्रॉब्लम इन डेंटल एक्सट्रैक्शन, क्योंकि बिकॉज दे हैव थ्री रूट्स, इसके कारण से ये दिक्कत आएगी। एक बहुत बढ़िया हेडिंग है, इम्पॉर्टेंट भी है, इसको बोलते हैं बाई शॉपिंग या बिशॉपिंग। ये बिशपिंग क्या है कि ये एक तरह से क्राइम है, जो हम आगे मेडिसिन में अभी पढ़ेंगे, है ना, कि एक फ्रॉडबाजी है ये। व्हाई बिशपिंग इज डन? इट इज डन टू मेक एजेड हॉर्सेस टू अपीयर यंग। अब उनको यंग बना दिया जाता है, कैसे? तो बाद में फिर कभी जब कोई हॉर्स आएगा तो मैं केस टाइप का इसका वीडियो बनाऊंगा। अभी आप बस एग्ज़ाम के लिए पढ़ लीजिए, इसको मैं बाद में कभी बताऊंगा कि कैसे टीथ देख के हॉर्सेस का एज पता करते हैं और उसमें कैसे ये फ्रॉडगिरी होती है ना। तो अभी बस थियोरेटिकल पढ़ लीजिए कि टू मेक एजेड हॉर्सेस टू अपीयर यंग करते क्या है कि इट इन्वॉल्व्स फीलिंग डाउन ऑफ गैल्वानीज ग्रूव। यहाँ थोड़ा सा बताना मुश्किल होगा, जो टीथ होता है ना ऐसे, यहाँ से ग्रूव शुरू होता है ब्लैक कलर का, वो फिर धीरे धीरे डार्कनिंग होते रहता है, होते रहता है, होता रहता है, ये ग्रूव आता है। तो अभी अपन लिख लेंगे कि कैसे कैसे इससे एज डिटरमाइन होता है। तो ये जो गैल्वानीज ग्रूव आएगा ना, इसको फिल कर देते हैं ये लोग। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स फिलिंग डाउन ऑफ गैल्वानीज ग्रूव
इसके कारण फाइनली चेंजिंग द शेप या लेंथ ऑफ टीथ। इसमें या तो उसको कर देंगे, और फिलिंग करने के लिए स्पेशली क्या करते हैं, तो ये AgNO3 जो सिल्वर नाइट्रेट है, इसका भी यूज़ करते हैं। और ये यूज़ करते हैं और AgNO3 टू क्रिएट इनफंडिबुलर मार्क्स। आर्टिफिशियली, ठीक है, ओके। अब ये इनफंडिबुलर मार्क्स क्या होता है, अभी बस याद कर लीजिए कि जो इनफंडिबुलर मार्क्स से कैसे इशू आएगा, कि नॉर्मली, यहाँ नॉर्मली की बात करते हैं। ये तो पता है कि ये जो बिशपिंग है ये फ्रॉड है, ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी है। घोड़ा बहुत बूढ़ा है और उसको बिशपिंग करके ले आएंगे और किसी भी मेला में, उसको सोनपुर मेला में बेच देंगे, कहेंगे नहीं नहीं ये तो बहुत यंग है, 6 महीना का ही हमारा घोड़ा है, 1 साल का ही घोड़ा है, ठीक है। नॉर्मली जो इनफंडिबुलर मार्क्स होता है, ये डिसअपियर हो जाता है। अब ये डिसअपियर होता है कहाँ से, फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस, फ्रॉम लेटरल एक्सिस और कॉर्नर। तीनों का अलग अलग समय है। सेंट्रल एक्सिस से गायब हो जाएगा 6 साल में, लेटरल एक्सिस से गायब हो जाता है 7 साल में, और कॉर्नर से गायब हो जाता है 8 साल में, ठीक है। इनफंडिबुलम होता क्या है, तो ये ऐसा कप शेप होता है, फनल शेप कह सकते हैं, है ना, ठीक है। लिख लीजिए इसको कि इनफंडिबुलम इज कप शेप्ड या फनल शेप्ड invagination of enamel from surface of equine incisor and maxillary cheek teeth। ये तो इनफंडिबुलम की बात हो गई। एक मैंने अभी जस्ट बताया कि गैल्वाइनीज ग्रूव कैसे होता है, कि ऐसे ग्रूव आता है और ऐसा कुछ अपना टीथ होता है, मान लीजिए ऐसा कुछ टीथ है, ये गैल्वाइनी ग्रूव है। तो ये गैल्वाइनी ग्रूव सबसे पहला एपियर कब होता है, तो एपियर फर्स्ट नियर गम लाइन। ये मैं कह ही रहा हूँ कि ऊपर से आता है, गम की तरफ से आता है, ये गम है, तो नियर गम लाइन एट अबाउट 10 years ऑफ एज। अब इसी को भर देंगे, कहेंगे नहीं नहीं 10 साल तो हुआ ही नहीं हमारे घोड़े को, है ना। ये नीचे आते 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 हाफ वे तक आ जाता है 15 years तक, ठीक है। और फुल वे पूरे टीथ तक आ जाएगा 20 years तक, ठीक है। तो ये ऐसा सिनेरियो होता है। अब डिसअपियरेंस की बात करें, उसके बाद फिर ये गैल्वेनिक ग्रुप वापस डिसअपियर होने लग जाता है। 25 साल का अगर घोड़ा हो जाएगा तो हाफ वे डिसअपियर हो जाएगा। तो इससे इजीली पता चल जाता है कि ये ऊपर से आ रहा है गैल्वेनिक ग्रुप या नीचे से अब गायब हो रहा है। तो जो अभी हमने ये डायग्राम बनाया है वो अलग डायग्राम हो जाएगा, और जब ऐसा कुछ हो जाएगा कि गैल्वेनिक ग्रुप यहाँ बस बचेगा, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, ये 10 साल का है। ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी धीरे धीरे, है ना। जब आप देखेंगे केसेस तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, या हॉर्स के ऑनर से पूछेंगे कि कितने साल का है, आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे देख के। तो गैल्वेनिक ग्रुप के बारे में बाद में डिटेल में पढ़ना एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम के लिए इतना काफ़ी है। 25 years तक हाफ वे डिसअपियर हो जाता है, 30 years तक कंप्लीट डिसअपियर हो जाएगा, या कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ गैल्वेनिक ग्रुप। इससे ज़्यादा
इसमें बिशपिंग में इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, और जो 4th ईयर के स्टूडेंट होंगे उनको बिशपिंग आ सकता है शॉर्ट नोट में लिखने, तो वो इतना लिख देंगे, काफ़ी हो जाएगा। इतना भी नहीं लिख पाते लोग। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करते हैं, अफेक्शंस ऑफ नोज। पहला है एथेरोमा या सिस्ट। ये सबक्यूटेनियस सिस्ट होता है, मोस्टली इन हॉर्सेस। ये करेगा क्या कि ये इनगोर्स कर देगा नेजल पैसेज को, जिससे रेस्पिरेटरी नॉइज आने लगेगा। ठीक है, ट्रीटमेंट वही है, सर्जिकल रिमूवल करना होगा, इस सिस्ट का ही रिमूवल कर देंगे। अनदर वन इज नेजल पॉलिप। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, तो यार इसको शेयर वगैरह कर दो थोड़ा सा। बहुत कम लोग हैं जो पूरा फुल लेंथ देख रहे हैं। करीब करीब मैं सारे वीडियो का एनालिटिक्स देख रहा हूँ, तो उसमें देख रहा हूँ 6 से 7% लोग हैं जो बस कंप्लीटली देख रहे हैं। बाकी लोग पता नहीं, बस सब्सक्राइब कर चुके हैं ऐसे ही, देखने से उनको कोई मतलब है नहीं। पर चलो कोई नहीं, नेजल पॉलिप की बात कर रहे हैं। इट इज जनरली मल्टीपल, दे आर फाइब्रस, benign in nature. It is mainly composed of inflammatory cells, और ट्रीटमेंट वही है एक्सीजन, या इलेक्ट्रो कॉटरी भी कर सकते हैं, है ना, उससे भी काट सकते हैं। और इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए ट्रिपैनिंग करते हैं नेजल बोन की। कब करेंगे, जब ये जो नेजल पॉलिप है वो एक्सटेंड कर जाए कॉर्डल एक्सपेक्ट ऑफ नेजल सेप्टम। मतलब ट्रिपैनिंग ऑफ नेजल बोन की जरूरत हमेशा नहीं आएगी, बट इफ नेजल पॉलिप इज एक्सटेंडेड अप टू कॉर्डल एस्पेक्ट ऑफ नेजल सेप्टम, तब इसको करना पड़ेगा। एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है, दिस इज ब्रैकिसेफेलिक सिंड्रोम। ब्रैकिसेफेलिक कौन कौन से हैं ब्रीड्स, जैसे कि बुलडॉग या बॉस्टन टेरियर, है ना। देखिए इनमें होता क्या है कि इनके जो स्कल बोन्स होते हैं ना, वो तो शॉर्टर होते हैं, इसके कारण मीन्स दे हैव स्कल बोन्स आर शॉर्टर, एंड दे, इसके कारण दे गिव राइज टू द फेस एंड नोज अपोज्ड अपीयरेंस। मतलब नाक है और फेस है, ये दोनों आपस में ऐसे घुस जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। जैसे हम लोग पग वगैरह को देखते हैं, तो वो भी है इसी में। तो स्कल बोन्स छोटे होने के कारण ना फेस और नोज में अपोज्ड अपीयरेंस हो जाता है। अब इसके चक्कर में बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है इनमें। सबसे नंबर वन इनमें तीनों याद रखना है ना। एक है स्टेनोटिक नॉस्ट्रिल
एक्सटेंडेड नेजोफेरेंजियल टर्बिनेट्स, और हो सकता है लैरेंजियल कोलैप्स हो जाए। ये सारे चीज़ें देखी जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये बात याद रखना है कि जब भी फॉर द सर्जरी इन ब्रैकिसिफेलिक ब्रीड डॉग्स, प्लेसमेंट ऑफ ईटी इज प्री रिक्विजिट। ईटी बोले तो एंडोट्रैकियल ट्यूब। एंडोट्रैकियल ट्यूब बिना लगाए इनकी सर्जरी नहीं करनी चाहिए। कब नाक जाम हो जाए, कब सांस लेना है बंद कर दे, पता ही नहीं चलेगा, है ना। एयरवेन में बहुत प्रॉब्लम होता है। इसमें जो स्टेनोटिक नेयस है, अगला अफेक्शन है। तो ये अभी जस्ट हमने पढ़ा कि ये कॉमन होता है ब्रैकिसिफेलिक में। और क्लिनिकल साइन क्या आएगा? नॉइजी ब्रेथ। जब भी सांस लेगा तो घड़ आवाज आएगी, नॉइज आएगा। ठीक है। और अगर बात करें नेजल कैविटी में, तो एक बहुत शानदार पैरासाइट है, उसका नाम है लिंगुआ टूला टेनियोइडिस। ये जो पैरासाइट है, ये मोस्ट कॉमन पैरासाइट है ऑफ डॉग नेजल कैविटी। तो ये भी रह सकता है, तो ये भी दिक्कत करेगा। अगला है अफेक्शन, लास्ट अफेक्शन है इसका, वो है साइनसिस या साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस इज नथिंग बट एम्पाइमा ऑफ साइनस। तो बोवाइंस की बात करें तो बोवाइंस में जो मोस्टली फ्रंटल साइनस होता है वही अफेक्ट होता है। ठीक है। और कभी कभी की बात करें तो समटाइम्स मैक्सिलरी। ठीक है। तो जो भी साइनस होगा, ओपन जो स्पेसेस होते हैं उस वो इन्वेड कर देगा, कौन? बैक्टीरिया, इन्वेडेड बाय बैक्टीरिया, और उससे हो जाएगा पस का फॉर्मेशन। ठीक है। और बोवाइंस की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब भी बोवाइंस में हम लोग करेंगे डीहॉर्निंग, तो जब डीहॉर्निंग करते हैं तो इसका सीक्वल है ये, तो ऐसा इसको लास्ट में लिख लीजिए कि इट इज़ वेरी कॉमन सीक्वल टू डीहॉर्निंग। साइनोसाइटिस की बात कर रहे हैं ना। ठीक है। रहने देते हैं इस लेक्चर में इतना ही, या फिर एक छोटा सा है अफेक्शन ऑफ हॉर्न, वो भी देख लेते हैं। अफेक्शंस ऑफ हॉर्न, हॉर्न को ही फ्लिंट फ्लिंट बोन भी बोलते हैं ना। स्पेलिंग देख लीजिए, FLI, फ्लिंट, है ना। तो बस अपन को याद इसमें क्या रखना है कि जो नर्व सप्लाई होता है हॉर्न को, वो होता है कॉर्नुअल ब्रांच ऑफ लैक्राइमल नर्व। ठीक है। जो कि खुद है ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक नर्व, और जो कि खुद है ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल। जो ट्राइजेमिनल नर्व है
उसी का ब्रांच है। तो बस आप याद रखिए कि कॉर्नुअल ब्रांच है और ट्राइजेमिनल याद रख लीजिए, ठीक है। बाकी बीच को भूल सकते हैं। अफेक्शंस की बात करें तो पहला अफेक्शंस अफेक्शन नहीं है, मतलब ये ठीक है, खुद ही लोग कराने आते हैं, डिसबर्डिंग। डिसबर्डिंग की बात करें तो काव्स जो है इनमें डिसबर्डिंग करना है। याद रखना काव का एज जो होता है वो 15 दिन तक होना चाहिए, मतलब 15 दिन में ही कर देना है, ठीक है, डिसबर्डिंग। पता ही अभी पढ़ा हमने कि कॉर्नुअल ब्रांच जो होगा उसको ब्लॉक कर लेंगे पहले, ठीक है। और केमिकल मेथड है, तो वो केमिकल मेथड यूज़ करना होगा तो 7 दिन का में यूज़ कर लेते हैं, शुरू के फर्स्ट 7 डेज में, है ना। तो लिख लीजिए केमिकल मेथड इज यूज्ड इन फर्स्ट 7 डेज, ठीक है। और ये केमिकल मेथड का मतलब ये नहीं कि सुला उला के, नहीं, विदाउट एनेस्थीसिया। मतलब बिना एनेस्थीसिया के आपको केमिकल में कौन सा केमिकल है, तो कॉस्टिक सोडा है ना, जो NaOH होता है, कॉस्टिक सोडा या कॉस्टिक पोटास बोलते हैं इसको, है ना, कॉस्टिक पोटाश, हाँ कॉस्टिक पोटास NaOH होता है, इज अप्लाइड एट हॉर्नबर्ड और उसको रब कर दिया जाता है, ठीक है। एक और भी तरीका है, वो है थर्मल डिसबर्डिंग। थर्मल डिसबर्डिंग में क्या करेंगे, जो हॉट आयरन है उसका रॉड को प्लेस कर देंगे ओवर बर्ड। थोड़ा सा क्रूल्टी टाइप का लगता है इसमें कि एनिमल क्रूल्टी है इसमें, पर बहुत बढ़िया काम करता है। हॉट आयरन रॉड को प्लेस करना है बर्ड पे, और ये समय इंपॉर्टेंट है 10 सेकेंड, ठीक है। गोट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है, गोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें जब हम पढ़ रहे थे नर्व ब्लॉक तभी पढ़ा था कि कॉर्नुअल ब्रांच ऑफ इंफ्राट्रॉक्लियर nerve is also blocked along with cornual nerve, ठीक है। मतलब याद रखना है कि इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व का जो एक ब्रांच है उसको भी करेंगे, और कॉर्नुअल नर्व जो अभी हमने इसका देखा सा, ये वाला, ये कॉर्नुअल ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल, ये तो करेंगे ही करेंगे सब में। गोट में एक एक्स्ट्रा होता है इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व का ब्रांच, उसको भी करेंगे, ठीक है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, दोनों होता है इसमें, ठीक है। हॉर्न कैंसर की बात करें तो ये मज़ेदार है हॉर्न कैंसर, क्योंकि है तो नाम इसका कैंसर, लेकिन ये मतलब मैलिग्नेंट तो होता तो है, लेकिन ये फैलता ही नहीं है कहीं, बट यूजुअली डू नॉट मेटास्टेसाइज, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है बार बार कि ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है, ठीक है। तो हो दिखेगा क्या, क्लिनिकल साइन जब देखेंगे तो कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ हो जाएगा, एट द बेस ऑफ हॉर्न, ठीक है। ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, पता ये क्या है कि जो चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट होगा वो तो समझ में आ रहा है कि सर्जिकल रिमूवल करना होगा हॉर्न फ्रॉम द बेस, सर्जरी में पढ़ रहे हैं तो वही पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है। तो इसका ट्रीटमेंट जो सबसे पहला हम याद करते हैं वो है टेस्टोस्टेरोन थियोरी थेरेपी,
ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन का थेरेपी चलाते हैं इसमें। अनदर इज ऑटोजेनस वैक्सीन्स derived from cancerous tissue of amputated horn। लेकिन ये याद रखना है कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस वही है, वो है सर्जिकल रिमूवल ऑफ हॉर्न फ्रॉम द बेस। तो ये हॉर्न का भी कहानी हो गया यहाँ तक। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता जितना भी हमने पढ़ा है उनमें से कोई आएगा। अभी हमारे पास बहुत सारा बचा हुआ है जो रीजनल सर्जरी है। आई का बचा हुआ जो सबसे ज़्यादा जिसमें पोर्शन आता है, ठीक है। ईयर का बचा हुआ है, ईयर में भी कुछ आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आई, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा। आई से क्वेश्चन आना ही आना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आई से नहीं आए। या तो आई से आए, या आई बॉल से आए, या कॉर्निया का अफेक्शन आए, या लेंस का अफेक्शन आए, मतलब आई से तो आएगा ही आएगा। तो उन सबको, आई को अफेक्शंस ऑफ नेक है, तो आई खुद ही बहुत बड़ा है, तो एक दो लेक्चर और इसमें लग जाएगा रीजनल वाले में। उसके बाद ज़्यादा नहीं बचेगा, उसके बाद जल्दी जल्दी हो जाएगा ऑर्थोपेडिक्स से। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आप, और जो भी है नीडी उनको पहुंचा दीजिए, एटलीस्ट 4th ईयर वालों को भी दे सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।